कल हमने आपके साथ में चर्चा की थी कि किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस मिल गया है, किरोड़ी लाल मीणा का अगला स्टेप क्या होगा, और आप लोगों के जबरदस्त कमेंट भी उसके ऊपर आए हैं। आप लोगों ने बहुत सी बातें लिखी हैं। मैंने जो लगभग बातें कही थी वो सही हो रही हैं। उनके अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की घटती लोकप्रियता को एक बूम मिला है। एकदम से डॉक्टर वापस पूरे राजस्थान के अंदर एक्टिव हो गए। एक विषय और हमने चर्चा की थी, वो विषय था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये नोटिस देके फंस गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस तो दे दिया, पर ये बेमन से नोटिस दिया गया है। आज जो किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब दिया है, वो 2 लाइनों में जो उन्होंने सारी बात खत्म कर दी, वो कहीं ना कहीं इसी और इशारा कर रही है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में कोई आला कमान की बातचीत हुई है। क्या किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर कोई प्रेशर बनाया गया है, या किरोड़ी लाल मीणा को चुप रहने के लिए कहा गया है। कहीं ना कहीं आला कमान ने वो सब बातें जान ली हैं जिसकी वजह से ये बयान आया था। लेकिन अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। इसी विषय पे हम बात करेंगे। दूसरा विषय हमारे साथ रहेगा कि कल राजेंद्र गुड़ा, ये वही राजेंद्र गुड़ा हैं जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार को चरमरा दिया था एक लाल डायरी प्रस्तुत करके। चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े झुंझुनू में, तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान दिया, और अब वो मिलने पहुंचे हैं नरेश मीणा से। लेकिन उनके कल जो बदले हुए सुर थे, वो क्या इशारा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में, क्या बड़ा होने जा रहा है, यही विषय आज हमारा रहेगा। इन दोनों विषयों पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं सौरभ भट्ट और मनीष जोधा जी। शुरुआत मनीष जी आपसे ही करते हैं। किरोड़ी जी को किस तरीके से देख रहे हैं ये स्टेटमेंट? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, गलती हो गई। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा की ये जो भाषा है, ये हमने पहले कभी नहीं सुनी। मुझसे गलती हो गई, ये मतलब एक तरह का रेयर स्टेटमेंट है किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से। और ये जो आपने अभी शुरुआत में कही कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि पार्टी का कुछ दबाव उनके ऊपर था किसी तरह का, जिसके चलते उन्होंने शायद ये कहीं ना कहीं ये इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया कि मुझसे गलती हो गई। अब इसके 2 एस्पेक्ट लगते हैं। पहली बात तो ये लगता है कि पार्टी को वो किसी भी तरह से, या तो पार्टी ने उन पर किसी तरह का दबाव बनाया है कि आपको इस तरह की बातें आगे नहीं करनी है, और यदि आप पार्टी में रहना चाहते हैं तो पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। एक तो दबाव ये हो सकता है। दूसरा दबाव शायद कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है वो ये भी है कि खुद कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा भी अब या तो उम्र का प्रभाव कह लीजिए, या कि खुद भी शायद ये नहीं चाहते अब कि मामलों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो शायद उन्होंने कहीं ना कहीं इसको एक स्टॉप करने की, इसको रोकने की कोशिश मतलब अपनी तरफ से की है। जवाब में उन्होंने क्या लिखा ये पूरी तरह से उन्होंने खुलासा नहीं किया। हम जो भी चीज़ सुन रहे हैं वो अपने अपने सोर्सेज के माध्यम से जो चीज़ें आई हैं उनके ज़रिए सुन रहे हैं कि मेरे पास फ़ोन टैपिंग के सबूत थे, इस वजह से मैंने ऐसा कहा। तो जवाब में उन्होंने क्या कहा और बाहर उन्होंने क्या कहा, मुझे लगता है इन 2 चीज़ों में बड़ा डिफरेंस होने वाला है। जवाब जब सामने आएगा तब असली चीज़ सामने आएगी कि असल में ये मामला आगे किस दिशा में जाएगा। फिलहाल उनके बयान से तो मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं अब इस मामले को यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। जी देखिए, आज जैसे किरोड़ी लाल मीणा का जो बयान आया उसे देखते हुए लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जो तेवर थे किरोड़ी लाल मीणा के, वो कहीं ना कहीं मंद पड़े हैं। और बीजेपी किसी हद तक, जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो इसमें शामिल हुआ, किरोड़ी लाल मीणा को जो नोटिस दिया गया, आला कमान के निर्देश पे जो नोटिस दिया गया, तो किरोड़ी लाल मीणा को भी ये समझ में आया कि बीजेपी इस मामले में थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक्शन के मूड में नजर आई। तो आज जो किरोड़ी लाल मीणा ने जो कहा कि ये जो हमारे पति पत्नी के रिश्ते हैं, सरकार और पार्टी से जो है पति पत्नी के रिश्ते हैं, आपस में नोक झोंक चलती रहती है, तो और मुझसे गलती हो गई, ये शब्द किरोड़ी लाल मीणा के मुंह से निकलना बड़ी दुर्लभ सी बात है। जैसे मनीष जी ने भी ये कहा कि किरोड़ी लाल मीणा जी की पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है कि गलती हो गई जैसा शब्द उनके मुंह से निकल जाए। बट आज किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, तो ये एक तरीके से संकेत आप कह सकते हो कि आने वाले दिनों में कि एक सुलह की स्थिति बनती नजर आ रही है किरोड़ी लाल मीणा और सरकार के बीच में। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा के विषय में कुल मिला के जो क्रक्स निकल के आया है वो ये है कि दोनों के बीच में सुलह की स्थिति बन रही है। कहीं से डॉक्टर थोड़े से चल रहे हैं आगे, और कहीं पार्टी ने भी एक कदम बढ़ाया है, और बीच में आके कहीं ना कहीं ये सुलह के रास्ते को अपना रहे हैं कि दोनों सुलह कर ले, जिससे इस मामले को जल्दी और आसानी के साथ में खत्म किया जाए, क्योंकि किरकिरी दोनों की हो रही है, सरकार की भी और संगठन की भी। दूसरा हमारा विषय था नरेश मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में ही अगर जोड़ लिया जाए साहब, तो
नरेश मीणा की अगर हम बात करें, नरेश मीणा एक ऐसी धुरी बन गया है राजस्थान में अब, जिसके इर्द गिर्द चीजें घूमने लग गई है। टोंक का वो जो जेल है उसके आगे ही लोग आने लग गए। कल राजेंद्र गुड़ा भी पहुंच जाते हैं, डीजीपी से बात भी कर लेते हैं, जेल में अंदर मिलने जाने के लिए खूब बातें हो जाती हैं, बाहर आके फिर वो बिखर जाते हैं। इसी सरकार के ऊपर आरोप लगा लेते हैं, जिसके साथ में भी कुछ दिन पहले उपचुनाव में नजर आ रहे थे। मनीष जी, राजस्थान किस दिशा में आगे बढ़ रही है? राजस्थान की राजनीति, क्या ये मीणा गुजर राजनीति एक समय में हमने देखी थी पायलट के टाइम, क्या ये उसी दिशा की तरफ इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ाने का प्रयास हो रहा है? कहाँ जा रही है राजस्थान की राजनीति? अब देखिए, मैं अभी इस मामले में मतलब थोड़ा सा शायद प्री मैच्योर हो सकता है ये चीज़ें, पर 2-3 चीज़ें मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ इस तरह के एलिमेंट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, या इस तरह के कुछ लोग जो हैं अलग अलग जगह पे खड़े होते दिख रहे हैं, जो यदि एक साथ हो जाते हैं ना तो तीसरा मोर्चा भी बन सकता है। और प्रदेश में जिसको कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर सरकार के खिलाफ जो मतलब इसको कह सकते हैं माहौल खड़ा करने वाले लोग, उनमें नरेश मीणा भी हैं, उनमें राजेंद्र गुड़ा भी हैं, उनमें हनुमान बेनीवाल भी हैं, उनमें रविंद्र भाटी भी हैं, उनमें राजकुमार पूत भी हैं। मैं पर्सनली मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक लग रहा है कि ये अलग अलग जगहों पर अलग किस्म के नेता खड़े हो रहे हैं। और यदि इन लोगों का साथ कहीं हो जाता है, या कि विचारधारा के स्तर पर तो शायद नहीं हो सकते, लेकिन यदि मान लीजिए तय कर लें कि नहीं, हमें सरकार के खिलाफ कुछ एक माहौल खड़ा करना है, तो हो सकता है कि हम एक अलग तरह की तस्वीर आने वाले 5 साल में देखें। ये प्री मैच्योर है, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, मैं किसी पर कोई पर्सनल एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा, लेकिन एक लग रहा है उनकी अब तक की राजनीति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि उनकी जब तक की राजनीति रही है, उनका अब तक का जो काम रहा है, उसको देखते हुए हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ हो जाए। इसकी संभावना मैं मानता हूँ कि ना हो, प्रदेश के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि ना हो, लेकिन एक संभावना लगती है। राजेंद्र गुड़ा का नरेश मीणा से मिलना, और नरेश मीणा का देखिए, मीणा समुदाय में अभी तक हम जो देखते आए हैं, अलग अलग नेता खड़े होते रहे। किरोड़ीलाल मीणा हो गए, रमेश मीणा हो गए, मुरारीलाल मीणा कांग्रेस की तरफ से हो गए, जसकौर मीणा, अलग अलग नेता आते रहे। नरेश मीणा एक नया चेहरा है, वो अपना एक स्टेचर बना चुके हैं, वो मतलब लोकप्रिय भी हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं। पूर्वी राजस्थान से लेकर के यदि उधर 12 तक चले जाएंगे तो आपको कई जगह उनके समर्थक बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। तो वो खड़ा कर रहे हैं अपने आप को। अब वो किस दिशा में आगे जाएंगे वो तो एक भविष्य बताएगा, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इन सारे लोगों का एक साथ यदि आना होता है तो ये कुछ एक अलग तरह की चीज़ हम हो सकता है कि आने वाले समय में राजस्थान में देखें। आपने बात की मीणा समुदाय की, आपने बात की नरेश मीणा की, आपने बात की पूरी कम्युनिटी में नेताओं की, पर मैं एक नाम आपसे लेके बात करना चाहूँगा, प्रहलाद गुंजल। कम्युनिटी मीणा है, गुंजल नेतृत्व कर रहे हैं, समरावता का नेतृत्व भी कर रहे हैं, और नरेश मीणा की लड़ाई का भी नेतृत्व कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर, क्या राजस्थान मीणा और गुर्जर पैक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, पैक्ट वाला ऐसी स्थिति नहीं है। पैक्ट में क्या होता है, जो हम पूर्वी राजस्थान का जो जातिगत समीकरण है, और पूर्वी से लेकर के दक्षिण राजस्थान में मतलब कोटा में यदि हम चले जाते हैं, पूर्वी राजस्थान में स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं, और हाड़ौती संभाग की स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं। वहाँ पर मीणा गुर्जरों में इतना दुराव नहीं है जितना कि आपको पूर्वी राजस्थान में दिखता है। नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल दोनों एक ही संभाग से आते हैं। नरेश मीणा बारां से आते हैं, प्रहलाद गुंजल कोटा से आते हैं। तो आपस में जो उनका संबंध है वो आपस में पुराना संबंध है, और उसकी वजह से वो हो सकता है कि साथ दिख रहे हों। तो अच्छी बात है यदि दोनों के बीच में किसी तरह का पैक्ट होता है, क्योंकि जिस तरह की हम स्थितियां पूर्वी राजस्थान में देखते हैं दोनों समुदाय के बीच में, यदि दोनों के बीच में पैक्ट होता है तो राजस्थान के लिए उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कुछ भी, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। और निचले स्तर तक, यदि वो निचले स्तर तक चला जाता है तो राजस्थान के लिए और इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन ये जो मुझे अभी जो लग रहा है वो मुझे लगता है कि शायद वहीं तक सीमित है, हाड़ौती संभाग तक, क्योंकि दोनों नेताओं के पुराने संबंध रहे हैं, और हाड़ौती संभाग में दोनों समुदायों के बीच की स्थितियां भी कुछ डिफरेंट है पूर्वी राजस्थान के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि शायद वहीं तक सीमित है, इससे ज़्यादा कुछ प्री मैच्योर हो सकता है। लेकिन हम बात करें कि हाड़ौती की तो बात हो गई, बट साहब अपन अभी पायलट साहब के मौजूद थे, सचिन पायलट ने भी समरावता पे बात करने से इनकार नहीं किया।
सचिन पायलट भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ समरावता के ऊपर बात कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कैसे देखें? बिल्कुल, अभी सचिन पायलट ने अपने आवाज पर बयान भी दिया कि समरावता को लेकर जो है एक न्यायिक जांच की मांग की गई थी, न्यायिक जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें न्याय नहीं दिलाना चाह रही है, उनके आरोप थे सीधे सीधे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, देखिए जब ये कांड हुआ था तो राजस्थान भर के नेताओं ने इसे लेकर बयान जारी किए थे। कुछ नेता ऐसे हैं जो उस जगह पहुंचे भी थे, उनमें सचिन पायलट सरीखे नेता भी शामिल है, क्योंकि एक कह सकते हैं आप ये जो पूरी बेल्ट है ये कनेक्टेड है पूरी राजस्थान से। आप हालांकि वो पूरी राजस्थान का प्रॉपर हिस्सा नहीं कह सकते, लेकिन एक हिस्सा आप कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान से जुड़ा हुआ है और पायलट के प्रभाव वाला क्षेत्र है। पायलट के जो नज़दीक के जो लोग हैं वो उस क्षेत्र से भी आते हैं। तो सचिन पायलट का ये कहना कि भाई समरावता में सरकार ने न्यायिक जांच की बात कही थी और न्यायिक जांच नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि कुछ एक पैक्ट, कहीं ना कहीं एक पैक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ब्रिज, एक सेतु बनता नजर तो आ रहा है, पर अब वो प्री मैच्योर है, जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं। वैसे आपका एक लाल डायरी और आई कल निकल के, यकायक निकली आई कल। राजेंद्र गुड़ा ने स्टेटमेंट दे दिया, मिलने नरेश मीणा से गए थे, जेल के बाहर खड़े थे, बोला कि वो तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दे दिए, वो कार्रवाई करें। चुनाव देखें, उपचुनाव, तो उपचुनाव में भी टीम की तरह लड़ रहे थे, बयान जारी कर रहे हैं तो विरोधी की तरह कर रहे हैं। ये गुड़ा का नेचर है या ये गुड़ा का नेचर क्या है, तो पूरा राजस्थान देखिए, हम इतने लंबे समय से उनको देख रहे हैं पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में कई तरह की बातें होती है। लाल डायरी का हमने कितना जिक्र सुना चुनाव के समय। अब पिछला 1 साल हो गया है, 1.25 साल होने को ऑलमोस्ट आ गया है। लाल डायरी भी गायब है, उसके मुद्दे भी गायब हैं, उसमें जो लिखा गया वो भी सब गायब है, और जो खुद मुद्दा उठा रहे थे वो भी अब किस तरह का बयान दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कि उसी तरह से इसको देखना चाहिए। बाकी तो क्योंकि कुछ हो रहा है, यदि लाल डायरी है, यदि कहीं भी किसी भी रूप में है, तो मुझे लगता है कि वो फिर उसके बाद में आगे बढ़नी चाहिए थी कार्रवाई। पर यदि वो नहीं है, यदि उसके बाद कुछ हो नहीं रहा, और अब जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स का हिस्सा मुझे लगता है कि शायद उसी तरह का है कि ठीक है, चुनाव के समय कुछ एक फ़ायदा लेना था, ले लिया, अब चूंकि मुद्दा खत्म है तो चलने दो। तो केवल अब बयानबाजी से ही काम चलता रहेगा। किरोड़ी लाल मीणा को लेके भी राजेंद्र गुड़ा बयान दे जाते हैं, मिलने नरेश मीणा से आए हैं, सारे के सारे ही समुदाय को साथ देने का प्रयास एक साथ ही कर लिया उन्होंने कल। देखिए, राजेंद्र गुड़ा की आप पर्सनालिटी की बात करें तो विचारों की जो स्थायित्व अपन कह सकते हैं उसका अभाव है उनके अंदर, और एक अनसर्टेन पर्सनालिटी राजेंद्र गुड़ा की कही जाती है। लेकिन क्योंकि वो इस तरीके के बयान दे पाते हैं या दे देते हैं, तो सोशल मीडिया पे एक उसका वर्ग अलग है जो उन बयानों को आगे बढ़ाता है। तो निश्चित रूप से राजेंद्र गुड़ा जो है कांग्रेस के पास, ये कांग्रेस के खिलाफ एक मुद्दा है एक तरीके से लाल डायरी का, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पे, आप देखा जाए तो बीजेपी ने इस मुद्दे पे पूरा चुनाव लड़ा। विधानसभा का चुनाव लाल डायरी के मुद्दे पर लड़ा गया, लेकिन इसके बाद बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल खामोश हो गई। तो भले राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बयान का गंभीरता, मैं नहीं मानता कि राजस्थान की सियासत में कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता आपको नजर नहीं आ रही। एक बस आखिरी बयान की बात कर दी भट्ट साहब ने, इसलिए मुझे बयान याद आ गया। मनीष जी, एक बयान और आया है, अभी पायलट ने दिया है, फोन टेपिंग के ऊपर ही दिया है, और ये तक कह दिया कि भाई ये सरकार हो या पिछली हो, जांच होनी चाहिए, और दोषी कोई भी हो तो इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, लाल डायरी की तरह क्या ये विषय भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, बयान बन के ही रह जाएगा, या ये विषय कुछ हलचल पैदा करेगा? देखिए, फ़ोन टैपिंग वाले मामले में निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है, और जो सचिन पायलट ने कहा, उन्होंने, आपने देखा होगा कि बहुत धीरे से सरकाया था पीछे वाला मामला भी। उन्होंने कहा था कि इस सरकार में बहुत गंभीर मामला है, सिटिंग जो मिनिस्टर वो बात कह रहा है। फिर उन्होंने कहा कि चाहे अभी का मामला चाहे पुराना मामला हो, तो उन्होंने पुराना मामला जो उनकी जो पुरानी अदावत जहाँ भी रही है उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा कर दिया है। सारा मामला चूंकि किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ा हुआ था, यदि वो ठंडे पड़ जाते हैं तो फिर ये मामला भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। वो यदि मामला आगे बढ़ता तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि फिर वो वाला मामला भी आगे बढ़ता। हालांकि उस मामले में एक पेच ये है कि लोकेश शर्मा का मामला कोर्ट में चल रहा है, और वो सरकारी गवाह भी बन गए। बिल्कुल, सरकारी गवाह भी बन गए हैं। तो यदि वो मामला किसी रूप में आगे बढ़ता है
तो वो फिर जिंदा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो कोर्ट में चल रहा है मामला ऑलरेडी और उसमें कार्रवाई भी चल रही है, चीज़ें भी हो रही है। मुझे जो लग रहा है उसमें जो अब, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई चल रही है तो शायद हो सकता है कि पार्टी मतलब बीजेपी जो है, सरकार जो है, उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके लंबे समय तक शायद आगे तक चलाना चाहे, इसीलिए धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है। वरना उनको सरकारी गवाह बने भी काफ़ी समय हो गया, उनका जो बयान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी काफ़ी समय हो गया। यदि कुछ होना होता तो अब तक हो जाता, तो हुआ नहीं है। तो लगता है कि एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरह इसको आगे चलाते रहेंगे वो, और वो मुद्दा जिंदा रहेगा क्योंकि वो कोर्ट में चल रहा है। किरोड़ी लाल वाला मुद्दा मुझे लगता है कि शायद अब ऑलमोस्ट वाइंड अप हो जाएगा। आखिरी सवाल से खत्म करेंगे साहब। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने एक बयान दिया, उस बयान को लेके गूंज जो है वो मुख्यालय से लेकर विधानसभा तक सुनाई दी। पायलट ने आज जो बयान दिया है, क्या ये बयान भारतीय जनता पार्टी को लीड दिला देगा क्या उस मुद्दे में जहां पे डॉक्टर किरोड़ी लाल वाले मुद्दे को दबाया जा सकता है? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो उनका बयान था उसके मायने तो दोनों तरफ निकलते हैं। तो बीजेपी के लिए एक मौका है कहने का कि भाई आपके नेता हैं, वो भी पिछली सरकार का जिक्र तो कर ही रहे हैं। तो बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि फेस सेविंग स्टेटमेंट तो आप मान सकते हैं इसको, कि बीजेपी के लिए एक फेस सेविंग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि बीजेपी सदन में ये चीज़ कहती रही है कि आपके समय भी फोन टैपिंग जैसे कांड हुए और नेताओं ने आरोप लगाए गहलोत सरकार के ऊपर। लेकिन अब सचिन पायलट सरीखे नेता अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये सरकार या पिछली कोई भी सरकार हो, तो एक कहीं ना कहीं एक मुद्दा हो सकता है बीजेपी के लिए भी, कि बीजेपी इसको कैच करके इस दिशा में आगे बढ़े। देखिए, दो विषय थे हमारे और तीसरा सचिन पायलट का बयान आए थे। दोनों ही विषयों के संबंध में वो भी हमने आप तक पहुंचा दिए। दोनों सीनियर पत्रकार हैं, इनकी आपको राय, इनके जो विषय थे वो भी आप तक पहुंचा दिए। किरोड़ी लाल मीणा का मुद्दा शांत हो गया ऐसा लग रहा है सबको। अब देखना ये होगा कि जो लग रहा है वही होगा या कुछ और कहीं ना कहीं दाएं बाएं घटने वाला है, या डॉक्टर साहब आने वाले 2-4 दिन में और कुछ भी अपने मुंह से कह सकते हैं। दूसरी चीज हुई, नरेश मीणा से मिलने पहुंचे गुड़ा राजस्थान के अंदर। मनीष जी ने कहा प्रीमेच्योर है अभी ये कहना, पर राजस्थान में कहीं ना कहीं इशारे हो रहे हैं कि इस तरीके का कोई गठबंधन भविष्य में देखा जा सकता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा दोनों इस टाइम राजस्थान की राजनीति की धुरी में हैं। दोनों घुमा रहे हैं राजनीति को अपने हिसाब से, और क्या क्या घटता है राजस्थान में निरंतर आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोनों हमारे विशिष्ट वरिष्ठों का हम धन्यवाद करते हैं। मनीष जी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भट्ट साहब धन्यवाद। थैंक यू। तो जुड़े रहिए अमर उजाला के लिए। जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।